8. सुबह के 6 बज रहे थे। अलार्म बजने लगा। सर से कंबल हटाकर मैंने बड़ी मुश्किल से आधी नींद में अपना हाथ बाहर निकाला और अलार्म को स्नूज किया। कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद मैंने किट बैग से टॉवल निकाला और शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेकर मैं बाहर आया। किट बैग खोला तो उसमें पेन ड्राइव निकला। बैग में पेन ड्राइव देखकर मैं चौंक गया। अरे ये तो वही पेन ड्राइव है जिसमें अंजलि का रिपोर्ट सेव करके रितिका को दिया था। ये यहाँ कैसे आया? मेरे मन में हजारों सवालों ने घर बना लिया। क्या नेहा और रितिका का कातिल मुझे जानता है? क्या वो मुझे बचाना चाहता है या उसका मकसद कुछ और है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह पेन ड्राइव लौटाकर खूनी क्या साबित करना चाहता था। जो भी था, मुझे लगा इंस्पेक्टर शुभ्रत को यह बता देना चाहिए। मैंने पेन ड्राइव अपने पॉकेट में रख दिया और घर चला आया। इधर मॉर्निंग पेट्रोलिंग के समय पुलिस जीप में कांस्टेबल शिंदे ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा। कुत्ते वाली वारदात वायरल हो चुकी थी। अरे सर, ये तो वही सोसाइटी है ना जहां अपना हीरो सूरज कदम रहता है। क्या जमाना आया सर, आजकल कुत्ते को भी नहीं छोड़ते। ये देखो, किसी ने कुत्ते को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया। शिंदे इंस्पेक्टर शुभ्रत को वीडियो दिखाते हैं। जयप्रकाश सोसाइटी लग तो वही रहा है। चलकर देखते हैं क्या मसला है। हो सकता है अपने इन्वेस्टिगेशन के कुछ काम आ जाए। इंस्पेक्टर शुभ्रत और कांस्टेबल शिंदे जयप्रकाश सोसाइटी के गेट पर उतरे। पुलिस को देखकर दयाशंकर अपनी कुर्सी से उठा और इंस्पेक्टर शुभ्रत को सलाम किया। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने दयाशंकर को अपने मोबाइल से वीडियो दिखाते हुए कहा, ये कुत्ते का क्या मसला है? अरे साहब, वो सुबह आज 5 बजे मिसेस मोटवानी आई और बोली नल से खून आ रहा है। टंकी पर चढ़कर देखा तो उसमें से कुत्ता निकला। किसी ने कुत्ते को मार दिया था सर। तुम क्या कर रहे थे? क्या तुमने रात को कुछ देखा? सर, वो B101 वाले सूरज सर है ना, कल रात वॉक करने गए थे। जब वो लौटे, गेट के बाहर कुत्ता उन पर भौंक रहा था। उन्होंने कुत्ते को बहुत डांटा, गालियां दी। मुझे तो शायद वो थोड़ा पागल लगते हैं। कभी अकेले बात करते हैं तो कभी एकदम से गुस्सा होते हैं। मैं ऑफिस के लिए निकला। मुझे गेट के पास देखते ही दयाशंकर अचानक से चुप हो गया। ओह इंस्पेक्टर शुभ्रत, तो आज यहाँ कुत्ते के मर्डर का आरोप मुझ पर लगाने आए हो? मैंने इंस्पेक्टर शुभ्रत पर ताना कसा। वो कोई कम खिलाड़ी नहीं थे। मेरे ताने पर करारा जवाब देते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत बोले, अरे नहीं मिस्टर कदम, पुलिस के पास तुम्हें परेशान करने के अलावा बहुत सारे काम हैं। ये कुत्ते वाला वीडियो वायरल हो रहा था, सोचा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अफवाहें बहुत फैल रही है ना आजकल। अचानक वो पेन ड्राइव वाली बात मुझे याद आई। मैं दुविधा में था, इंस्पेक्टर शुभ्रत को बात बताई जाए या नहीं। मैंने राज को राज ही रहने दिया। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। आपसे मुलाकातें तो होती रहेंगी। सिक्योरिटी गार्ड दयाशंकर की बातों से अब इंस्पेक्टर शुभ्रत के मन में मेरे मेंटल हेल्थ को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। शिंदे, वेकेशन पर चलोगे? बिल्कुल सर। तो फिर जाने की तैयारी करो। पर सर, जाना कहाँ है? चलो सातारा चलते हैं, बाकी के सवाल वहीं पूछ लेना। मैं ऑफिस पहुंचा। सिक्योरिटी गेट पर आईडी कार्ड स्वाइप करते हुए अंदर चला गया। अंदर पैर रखते ही सारे कलीग शुरू हो गए थे। Congratulations, सूरज। किस बात के लिए? मैंने उत्सुकता से पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है? मेल पढ़ो, अपने आप समझ आ जाएगा। मैंने लैपटॉप खोला, ईमेल चेक किए। इनबॉक्स में था एक क्लाइंट अप्रिसिएशन ईमेल, वो जो पाने के लिए मैं सालों से तरस गया था। अंकिता के लीडरशिप में हमारा प्रोजेक्ट एक ग्रैंड सक्सेस हो चुका था। क्लाइंट ने मेरे काम को काफी सराहा था। मेरी आंखों से मोती टपक पड़े। सानिया और तुषार मेरे लिए खुश थे।
तभी अंकिता पीछे से आई। Time for celebration, guys. Well done, Suraj. You did a commendable job. Client is very happy with your performance. इसी खुशी में आज मेरी तरफ से टीम को पिज्जा पार्टी। Let's celebrate. रोहित और अशोक ऐसे चुप थे जैसे सांप सूंघ गया हो। दोनों आजकल भीगी बिल्ली की तरह ऑफिस आते, अपना काम करते और दुम दबाकर घर चले आते। दिन और जज्बात दोनों बदल गए थे। शाम को काम होने के बाद अंकिता ने 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर किए। टीम पिज्जा पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सालों से भूखी थी। अंकिता द्वारा ये एक अच्छा जेस्चर था पूरी टीम के लिए। टीम का माहौल कुछ सुधर रहा था। सुबह से शाम हो गई, वक्त का पता ही नहीं चला। ऑफिस से निकलते ही मैंने माधव को घर बुलाने का सोच लिया। ऐरोली स्टेशन पर लोकल का इंतजार करते हुए मैंने माधव को फोन लगाया। हेलो माधव, कैसा है दोस्त? क्या बात है यार, बड़े दिनों बाद याद किया। बहुत दिनों से अपनी महफिल नहीं जमी, सोचा आज प्लान करते हैं। क्या बोलता है, घर आएगा मेरे? आपने बुलाया और हम नहीं आए, ऐसा कभी हुआ है? मैं अभी निकल कर आता हूँ। Cheers. शाम ढलने लगी थी, महफिल रंग ला रही थी। तू ना एक नंबर का फट्टू है, फट्टू। घर में तेरी चलती है क्योंकि तेरी बीवी कुछ नहीं बोलती है। अरे यार, ये तो शायरी हो गई। पता है, 1 महीने में 2 मर्डर्स। एक मेरी मैनेजर नेहा और दूसरी डॉक्टर आशा माथुर के क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट रितिका। इंस्पेक्टर सुब्रत को शक है कि दोनों खून मैंने किए हैं। बताओ कौन समझाए उन्हें? हाँ? तेरा कोई भरोसा नहीं है भाई तेरा। तू कुछ भी कर सकता है। बचपन का कांड याद है? माधव की बात सुनकर मैं गंभीर हो गया। मेरे हाव भाव देखकर माधव कुछ डर सा गया। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ज्यादा जुबान मत चला वरना तुझे जान से मार डालूंगा। 3 मर्डर के इल्जाम में जेल चला जाऊंगा, ठीक है? तभी एकाएक खिड़की का शीशा टूटा और एक पत्थर का टुकड़ा अंदर आया। पत्थर एक कागज में लपेटा गया था। मैं और माधव दौड़कर खिड़की के पास चले गए। शराब के नशे में धुत हम दोनों फिल्मी अंदाज में बोले, कौन है साला? कौन है? दम है तो सामने आ। खिड़की के बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। हमारी आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दयाशंकर दौड़ कर आया। क्या हुआ साहब? किसी ने पत्थर मारकर मेरे खिड़की का शीशा तोड़ दिया। कैसे वॉचमैन हो? परसों कोई कुत्ते को मारकर पानी की टंकी में डालकर चला गया। ध्यान का है तुम्हारा? हाँ साहब, वो मैं टॉयलेट गया था, माफ करना साहब। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चेयरमैन साहब से शिकायत मत करना साहब। हाँ ठीक है। रंग में भंग पड़ गया था। छोड़ ना यार, जरूर किसी बच्चे की शैतानी होगी। चल पार्टी एंजॉय करते हैं। एक बार फिर हम दोनों पार्टी में टल्ली हो गए। बातों बातों में मैंने पत्थर पर लपेटा हुआ कागज खोला। उसमें लिखा था 3। आखिर ये 3 था क्या? क्या ये किसी आने वाले खतरे की दस्तक था, या वही था जो मैंने सोचा? अचानक मेरे पीठ पर थपकी देते हुए माधव बोला, कहाँ खो गया भाई? नशे की हालत में माधव बोले जा रहा था। बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। इधर उधर की दुनिया जहान की बातें वो कर रहा था। पता है, पिछले हफ्ते संगम बार में मेरा एक नया दोस्त बना। मेरा सारा उधार चुका दिया उसने।
बहुत भला आदमी था। मैंने उसे अपनी दोस्ती के किस्से सुनाए। माधव की ये बात सुनकर पल भर के लिए मेरा नशा उतर सा गया। चिंतित होकर मैंने माधव से पूछा, क्या बताया तूने उससे अपने बारे में? मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि वो पुलिस का आदमी था। पुलिस माधव की कमजोरी का फायदा उठा रही थी, क्योंकि माधव बड़बोला था। मुझे डर था कहीं माधव पुलिस के सामने कुछ ऐसी बात ना कर दे जो मेरे काले बादलों से घिरे दर्दनाक अतीत को फिर से एक बार सामने लाकर खड़ा कर दे। वो अतीत जिससे मैं जिंदगी भर दूर भागता था, पर वो एक काले साई की तरह मेरा पीछा करता रहा। वही सारी बातें जिसे मैं जितनी बार भूलने की कोशिश करता उतनी ही बार मुझे याद आती थी। कुछ बातें जहन में एक छाप छोड़ जाती हैं। मेरे ऐसे कुछ राज थे जो मैं चाहता था मेरे साथ ही दुनिया से निकल जाएं। इसी कश्मकश की वजह से मैं डॉक्टर अविनाश के पास थेरेपी के लिए जाता था। बता, मेरे बारे में तूने उसे क्या बताया? बता ना। माधव ने इतनी पी रखी थी कि अपनी सुध-बुध खो चुका था। वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। बस कर भाई, और अब कितना पिएगा? घर भी तो जाना है। खाने के बाद मैं माधव को रिक्शा स्टैंड तक छोड़ने चला गया। रिक्शा वाले को मैंने एड्रेस बताया और उसे किराया एडवांस में दिया। जरा संभाल कर ले जाना भैया। घर पहुंचते ही फोन करना मत भूलना माधव। हाँ, इधर घर पहुंचते ही मैं सो गया। सुबह उठकर देखा माधव का ना मैसेज था ना मिस्ड कॉल। मैंने उसे कॉल किया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आप जिस मोबाइल पे संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी बंद है। मुझे लगा शायद उसके हैंगओवर का असर था। जब मैं ऑफिस के लिए निकला, दादर स्टेशन के करीब एक जगह काफी भीड़ जुटी हुई थी। म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को ड्रेनेज साफ करते समय एक लाश मिली थी। इंस्पेक्टर शुभ्रत अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही लाश को देखा वो बोले, ओह माय गॉड, ये तो माधव है। कांस्टेबल शिंदे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। माधव का मर्डर इंस्पेक्टर शुभ्रत के लिए बहुत बड़ा झटका था। आखिर माधव पुलिस के लिए मुझे सलाखों के पीछे भेजने का जरिया जो था। लाश को मुर्दाघर भेज दिया गया। इधर माधव की बीवी सुमन थाने में माधव का लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने चली आई। वो कुछ घबराई हुई सी थी। कांपते हुए आवाज में सुमन बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं सुमन लोहारे। मेरे पति कल रात से गायब हैं। मैंने कई बार फोन किया पर उनका फोन स्विच ऑफ है। क्या नाम है उनका? माधव लोहारे। इंस्पेक्टर शुभ्रत सुमन को बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए मुर्दाघर ले गए। सुमन को भनक लग चुकी थी। दबे हुए कदमों से चलते हुए वो इंस्पेक्टर शुभ्रत के साथ अंदर जाकर रुक गई। फिर एक आदमी आया और उसने दराज खोला। अपनी आंखों को हाथ से ढांकते हुए सुमन चीख पड़ी, नहीं। फिर धीरे से अपने आंखों पर से हाथ हटाते हुए उंगलियों के बीच से सुमन ने देखा लाश माधव की थी। कल रात रिक्शा ड्राइवर माधव की सवारी लेकर सुनसान गलियों से गुजर रहा था। हवा की रफ्तार से रिक्शा चलाते हुए वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। रिक्शा वाले के नापाक इरादे से बेखबर माधव पूरी तरह बेहोश था। कुछ ही दूर जाकर उसने एक ड्रेनेज चेंबर के पास रिक्शा रोकी। माधव को अपने दोनों हाथ से पकड़कर रिक्शा से उतारा, ड्रेनेज का ढक्कन खोला और बेहोशी के हालत में उसने माधव को ड्रेनेज में फेंक दिया। ढक्कन लगाकर चल दिया। ना कोई चीख, ना मदद के लिए कोई पुकार। एक बदनसीब मौत के मुंह में माधव ने दुनिया को अलविदा कहा। चलते चलते एक भारी सी डरावनी सी आवाज में रिक्शा वाला बोला, 3 का मतलब समझ गए?
8. इंस्पेक्टर शुभ्रत और कांस्टेबल शिंदे मेरी जन्म कुंडली निकलवाने के लिए सतारा के अंबेडकर कॉलेज के लिए रवाना हो गए। सह्याद्री पर्वत के हसीन वादियों और मनमोहक नज़ारों का मजा लेते हुए लोनावला तक पहुंचे और चाय के लिए एक ढाबे पर ब्रेक लिया। सुबह के ठंड में 2 कप गर्मा गर्म चाय ने इंस्पेक्टर शुभ्रत और कांस्टेबल शिंदे की पूरी थकान दूर कर दी थी। ताजा होकर उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। तभी इंस्पेक्टर शुभ्रत का फोन बजने लगा। हेलो, इंस्पेक्टर शुभ्रत हियर। फैंटास्टिक। रिपोर्ट स्कैन करके मुझे ईमेल कर देना। मैं अगले कुछ दिनों तो सतारा में हूँ, ठीक है ना? और जब तक मैं ना लौटूं प्रेस से कोई बात नहीं करेगा। पुलिस कंट्रोल रूम से फोन था। माधव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका था। माधव की मौत ने केस को और पेचीदा बना दिया था। क्या माधव की मौत महज एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? और ऐसे कई सारे मुद्दों पर कांस्टेबल शिंदे से चर्चा करते हुए आ गया सतारा का अंबेडकर कॉलेज। कॉलेज के कैंपस में पुलिस जीप देखकर स्टूडेंट्स हैरान हो गए। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर शुभ्रत सीधा कॉलेज के एडमिन ऑफिस चले गए। सबकी निगाहें इंस्पेक्टर शुभ्रत पर टिकी थी। इंस्पेक्टर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के कैबिन में चले आए। पुलिस को कैबिन में देखकर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर बोले, इंस्पेक्टर साहब, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सूरज कदम, इस कॉलेज का एक स्टूडेंट। हमें शक है कि वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है। हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, प्रिंसिपल से बात किए बिना मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो फोन कीजिए और पूछिए प्रिंसिपल से। ये एक संगीन मामला है। एडमिन के फोन करके बुलाने पर प्रिंसिपल दौड़े चले आए। प्रिंसिपल अपने कॉलेज के रेपुटेशन को लेकर चिंतित हुए। उन्होंने इंस्पेक्टर शुभ्रत को कोने में ले जाकर कहा, नमस्ते, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल केशव पेंट से। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम दे देंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अखबार में कॉलेज का नाम नहीं आना चाहिए। यह हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। एडमिन ऑफिसर ने कंप्यूटर से मेरे डिटेल्स निकालकर इंस्पेक्टर शुभ्रत के हाथ में प्रिंट आउट थमा दिया। पर्ची ध्यान से देखते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत बोले, एड्रेस बाल कल्याण अनाथ आश्रम। क्या सूरज अनाथ है? ये इंस्पेक्टर शुभ्रत के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक ही बात उन्हें परेशान कर रही थी। कोई अपने गुजरी हुई माँ से कैसे बातें कर सकता है भला? उस दिन रात को जब इंस्पेक्टर शुभ्रत मेरे घर आए तब मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। उन्होंने दरवाजे के पीछे खड़े रहकर मेरी बातें सुन ली थी। हाँ, सूरज ने एक अनाथाश्रम से निकलकर यह एडमिशन लिया था। वो कॉलेज का होनहार स्टूडेंट था। पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसने कॉलेज के लिए ढेर सारे इनाम जीते थे। जब आपने कहा कि वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। कौन सोच सकता है कि सूरज जैसा लड़का एक दिन ऐसा कुछ कर बैठेगा। अफसोस, पर अब तक पुलिस के हाथ सूरज के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हो सकता है सूरज बेकसूर हो। एनीवेज मिस्टर पेंसे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अभी के लिए हम चलते हैं। जरूरत पड़े तो चले आएंगे आपको तकलीफ देने। अब पुलिस का अगला मुकाम था बाल कल्याण अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम आकर पुलिस को पता चला कि मुझे 8 साल की उम्र में मेरे मामा ने मुझे यहां भेज दिया था। यहां से उन्हें मेरे गांव का पता मिला, जहां मैंने अपने बचपन के शुरुआती साल गुजारे थे। काफी यादें जुड़ी थी मेरी इस गांव से। वही यादें जो आज भी एक बुरे सपने की तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ती। चिखली पहुंचते ही कांस्टेबल शिंदे ने गांव के प्रवेश द्वार के पास जीप रोकी। एक बुजुर्ग आदमी से जब उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा, बाबा का नाम दत्तात्रेय कदम,
सुनते ही उसके हाव भाव कुछ ऐसे हो गए जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो आदमी वहां से भाग गया। सर, जिस तरह वो आदमी सूरज के बाप का नाम सुनकर भागा है ना, लगता है कोई बहुत बड़ा गुंडा या डकैत होगा। देखो तुम। हाँ, हो सकता है। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी गाय के चारे का एक बड़ा सा गुच्छा अपने सिर पर लिए गांव जा रहा था। दत्तात्रेय कदम का नाम सुनकर वो बोला, कौन दत्तू? शैतान किस्म का आदमी था वो कमीना। बीवी को तो खा गया, पैसों के लिए अपने बच्चों को बेचने चला था वो। अच्छा, और क्या जानते हो दत्तात्रेय और उसके परिवार के बारे में? जानता तो बहुत कुछ हूँ, बहुत लंबी कहानी है। अगर आप मुझे गवर्नमेंट स्कूल तक छोड़ दे तो रास्ते में बता दूंगा। इंस्पेक्टर सुब्रत उस आदमी को एक बार उसे ऊपर से नीचे देखकर जीप में बैठने के लिए कहता है। जी शुक्रिया। वो पुलिस की जीप में बैठ गया। लगभग 20-22 साल पहले की बात है। रंग की माहौल बन चुका था। माँ हमसे बहुत प्यार करती थी। वो अक्सर हमें अपनी इन परेशानियों से दूर रखती। रोज हमें सुलाते समय रामायण, महाभारत, बुराई पर अच्छाई की जीत, इस तरह की कहानियां सुनाकर हमें जिंदगी से लड़ना सिखाती। वक्त के साथ बाबा का शराब पीना और भी ज्यादा हो गया। धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे थे। बाबा अक्सर घर पर कम और शराब के अड्डे पर ज्यादा दिखाई देते। माँ बाबा के इस कठोर बर्ताव से तंग आ चुकी थी। माँ ने ये सारी बातें सावित्री काकी को बताई। वो बेचारी क्या करती, वो खुद अपने पति के शोषण से परेशान थी। सावित्री अत्या माँ की हमदर्द थी। दोनों हमेशा एक दूसरे से अपने गम बांटते। जब जमा पूंजी खत्म हो गई, माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती। वो पाई पाई जोड़कर अनाज के डब्बे में कहीं छुपाकर दत्तात्रेय नाम के राक्षस से दूर रखती। एक दिन मुझे और नीरज को स्कूल में फीस न भरने की वजह से घर भेज दिया गया। मैं पढ़ाई लिखाई में अव्वल था। जब माँ को पता चला कि हमें स्कूल से निकाल दिया गया, उसका दिल टूट गया। वो दुनिया भर की मुसीबतें झेलकर हमें पढ़ा लिखा कर इस कीचड़ से बाहर निकलना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर माँ ने बाबा से कहा, अहो, ऐकलत का? स्कूल के मास्टर ने फीस भरने के लिए कहा है। जब तक फीस नहीं भरेंगे अपने बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। अरे स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ रहेंगे घर पर। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है? नहीं, एक तो शराब के लिए पैसे नहीं है और ऊपर से तेरी रोज रोज की मच मच। माँ को हमारे भविष्य की चिंता थी। वो रसोई चली गई और चुपके से अनाज के डब्बे से पैसे निकाले जो उसने हमारे लिए बड़ी मुश्किल से जोड़े थे। बाबा ने देख लिया। बाबा ने माँ के बाल खींचते हुए कहा, साली मुझसे झूठ बोलती है कि पैसे नहीं है। ये क्या है बता बता। इसे मत लीजिए, ये बच्चों के स्कूल के लिए है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसे रहने दीजिए। मैं छुपकर बाबा को देख रहा था। बाबा माँ को बेशर्मी से पीट रहे थे। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे मुकाबले मेरा छोटा भाई नीरज इन मामलों में ढीठ था। जब बाबा माँ को पीटने लगे, नीरज माँ को बचाने के लिए बीच में दीवार की तरह खड़ा हो गया। पता नहीं उसके नन्हे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। बाबा ने उसे जोर से चाटा मारा। बाबा ने माँ से पैसे छीन लिए। इन सब का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। मेरी मानसिक अवस्था धीरे धीरे बिगड़ रही थी। पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लगता था। मैं शारीरिक और मानसिक तौर से कमजोर होता जा रहा था। माँ को अक्सर मेरी चिंता लगी रहती थी। अक्सर मेरे भोलेपन का फायदा लोग उठाते थे। माँ को इस बात की तसल्ली थी कि नीरज हमेशा साये की तरह मेरे साथ रहता और मेरी रक्षा करता। माँ अक्सर मजाक में कहती, रावणों की दुनिया में एक राम था, वो हमेशा परेशान था। जब भी वो रोया, कोई था जो रात रात नहीं सोया। जब भी उसका दिल दुखता,
कोई था जिसे कांच की तरह चुभता। कुछ समझ आया वो कौन था? सुनकर मैं और नीरज दोनों भी मां की तरफ दौड़ कर आते, उसे लपट कर बोलते, वो मैं था, वो मैं था, और बड़ी जोर जोर से हंसते। दत्तात्रेय जुआ और लॉटरी भी खेलने लगा था। वो कर्जे में डूब रहा था। घर जमीन सब कुछ गिरवी रख दिया था। गिरवी रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब कर्जदार रोज दरवाजे पर आते। एक दिन दत्तात्रेय घर पर आराम कर रहा था। कुछ लोग कर्जा वसूली के लिए आ गए। दरवाजे पर मां से बाबा के बारे में पूछने लगे। उनकी आवाज सुनकर बाबा डर के मारे रसोई में छुप गए थे। वसूली के लिए आए हुए लोगों में से एक ने कहा, सिर्फ 15 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 15 दिन में पैसे वापस नहीं किए तो अंजाम बुरा होगा। वसूलदारों के जाने के बाद बाबा फिर से शराब के अड्डे पर चले गए। देर रात घर आए और मां से झगड़ने लगे। नीरज सो गया था। हमेशा की तरह डरा हुआ मैं दरवाजे के पीछे से सब देख रहा था। मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बचा है? ये मंगलसूत्र है ना, ये किस दिन काम आएगा? कम से कम इसे तो छोड़ दो। उस राक्षस ने मां की एक नहीं मानी। बाबा ने एक हाथ से मां के गले से मंगलसूत्र खींच लिया। मां के लिए ये एक जबरदस्त आघात था। वो इस तरह रो रही थी मानो उसने जीने का मतलब ही खो दिया हो। अगली सुबह मां उठी, रोज की तरह नहा धोकर आंगन की तुलसी की पूजा की, फिर नाश्ता बनाया और हमें खिलाया। आज मां कुछ खामोश लग रही थी, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी। मां ने मुझे और नीरज को अपने पास बुलाया। अपनी गोदी में सुलाकर सिर पर हाथ सहलाते हुए मां की आंखों में आंसू थे। आंसू के पीछे एक दर्द था बिछड़ने का, जो शायद हम समझ नहीं पाए। दोपहर के खाने में उसने हमारे मनपसंद गाजर का हलवा बनाया था। मां ने खाना परोसा। मैं और नीरज बैठकर खाना खा रहे थे। वो हमें जी भर के देख रही थी। वो हमेशा हमें खाना खाते वक्त इसी तरह से देखती थी, पर इस बार शायद बात ही कुछ और थी। फिर हमारी थाली में चावल खत्म होता देख वो बोली, मैं अभी दाल चावल लेकर आती हूँ, तुम यही बैठे रहो। मां रसोई चली गई। काफी देर हो चुकी थी। मां दाल चावल लेकर नहीं आई। मैं और नीरज रोने लगे। रसोई में जाकर देखा तो मां ने फांसी लगाकर छत से लटक रही। बेबस और लाचार होकर उसने अपनी जान दे दी। मर तो वो बहुत पहले चुकी थी, आज बस जान चली गई। बाबा शराब के अड्डे पर बैठे थे। उन्हें किसी ने मां की मौत की खबर दी। वो दौड़ते हुए घर आए और फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे लग रहा था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री काकी भी मां के अंतिम दर्शन के लिए आई। सभी गांव वाले आपस में दबी आवाज में बात कर रहे थे। एक बोला, अच्छा हुआ बेचारी उस राक्षस के चंगुल से बच गई। तो दूसरा बोला, इसी दरिंदे ने जान ली है शारदा की। सभी बाबा को मां की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। दूसरी तरफ सावित्री काकी को मेरी और नीरज के भविष्य की चिंता सताई जा रही थी। सावित्री काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। वो हमें गोद लेना चाहती थी। मां के अंतिम संस्कार के बाद सावित्री काकी हम दोनों को अपने गांव खराड़ी ले गई। कुछ दिन बाद बाबा हमसे मिलने सावित्री काकी के घर आए। अब यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी वजह से शारदा ने अपनी जान दे दी। तुमने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ा है। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। वो छोटा बच्चा है, ऐसी हालत में आखिर कहाँ जाएगा? ऐसा मत बोलो ताई, मुझे मेरे किए पर पछतावा हो रहा है। मैं गलत था,
मुझे सुधरने का एक मौका दे दो दाई। एक मौका। मैं मेरे बच्चों के बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरे बच्चों को साथ ले जाने दो, साथ ले जाने दो। भाई दत्तू को इस हमें पता चल चुका था। वो आदमी मेरे पास आया और हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगा। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें मुंबई ले जाऊंगा, वहां बहुत सारा पैसा मिलेगा। जब हमने जाने से मना कर दिया तभी उस आदमी ने मेरे शर्ट की कॉलर पकड़कर जोर से खींची और बोला, अरे कैसे नहीं चलेगा, मैं भी देखता हूँ। वो हमें घसीटते हुए उसके घर ले गया और हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की बनावट और सामान से लग रहा था कि वो आदमी पत्थर सिलबट्टा बनाने वाला कोई कारीगर हो। कमरे में अंधेरा था, पर बंद खिड़की में एक दरार था जिसमें से थोड़ी सी रोशनी अंदर आती थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे तंग कमरे में हमारा दम घुटने लगा। वो हैवान हमें इतनी सुनसान जगह लेकर आया था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर बाद हमें किसी के चलने की आहट हुई। चलने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। दरवाजे के पास आकर आवाज थम गई। मैंने नीरज की तरफ देखा। शायद नीरज भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था। पता नहीं उस समय मेरे में कहां से हिम्मत आई। नीरज खिड़की से कान लगाकर खड़ा हो गया। बाहर से आवाज आई, यही बंद कर रखा है ना दोनों को। कमरे के एक कोने में एक बड़ा और भारी पत्थर रखा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को अपने दोनों हाथों से उठाया और दरवाजे के बाजू रखे टेबल पर चढ़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाहर से वो ताला खोलने लगा। वो ताला खोलकर अंदर आया। ठीक उसके पीछे उसका साथी खड़ा था। मैंने वो पत्थर उस आदमी के सर पर जड़ दिया। मैंने उसका सिर फोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में खून की नदियां बह रही थी। दर्द में कराहते हुए उसने दम तोड़ दिया। हिम्मत जुटाकर मैंने पत्थर मार तो दिया, पर अब आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही उसका साथी भाग गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नीरज जोर से चिल्लाते हुए मुझसे बार बार कह रहा था, भैया तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ भैया जाओ, पुलिस के आने का समय हो गया है, भाग जाओ। तुम्हें मेरी कसम है भैया, प्लीज चले जाओ, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। भारी मन से ना चाहते हुए भी मैं वहां से चला गया। मैंने किए हुए कत्ल का इल्जाम नीरज अपने सिर पर लेना चाहता था। नीरज शायद मां को दिया हुआ वादा निभा रहा था। मैं वहां से भाग गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पुलिस आई और नीरज को गिरफ्तार करके ले गई। जुवेनाइल कोर्ट में नीरज पर मुकदमा चला। कुछ समय बाद उसे रिमांड होम में भेज दिया गया। इस हादसे का मेरा दिल पर गहरा असर हुआ। बार बार मुझे ये बात खाई जा रही थी कि मेरे गुनाहों की सजा मेरा छोटा भाई भुगत रहा था, पर फिर मुझे इस दलदल से निकलना भी तो था। कई बार एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सीधे सावित्री काकी के घर चला गया। उन्हें एक झूठी कहानी सुनाई कि घर में या तो वो रहेगा या तो मैं। दरवाजे के पीछे से मैं सारी बातें सुन रहा था। काका की बातों ने दिल पर छुरियां चला दी। मैं अब काकी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरे कहने पर उसने मुझे बाल कल्याण अनाथ आश्रम में भेज दिया। वहां मुझे मिला एक नया दोस्त, माधव लोहारे। देखते ही देखते वो मेरे हर सुख दुख का साथी बन गया। हम दोनों दिन में काम करते थे और रात को पढ़ाई। इधर मुझे मेरे एक्टिंग की हुनर को तराशने का मौका भी मिला। दिन भर के काम के बाद शाम में जब समय मिलता
मैं फिल्मी सितारों की एक्टिंग मिमिक्री करके सबका मनोरंजन करता। मेरे इसी हुनर की वजह से मैंने अनाथ आश्रम में काफी दोस्त बना लिए थे। अब वही मेरा परिवार था। हर त्योहार हम साथ मिलकर मनाते। पुराने दिनों को पीछे छोड़कर मैं एक नई जिंदगी के सफर पर चलने की कोशिश कर रहा था, पर कई बार वही पुरानी बातें एक बुरे सपने की तरह मेरे दिमाग पर हावी हो जाती। मैं जज्बाती और चिड़चिड़ा हो रहा था। 10 साल बीत गए। मैं और माधव अब बालिग हो चुके थे। हमें अपने पैरों पर खड़े होकर बाहर की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला। नाइट स्कूल से 12th क्लास मैंने अच्छे मार्क्स से पास की थी। अब मैं अंबेडकर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने जाने वाला था। माधव को पढ़ाई में कुछ खास रुचि नहीं थी। उसने बस मेरे साथ कुछ और साल बिताने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रखी थी। कॉलेज में मुझे मेरी अंजलि मिली। पढ़ाई पूरी करते ही मैंने अंजलि से शादी की और सेटल हो गया। कॉलेज के बाद मेरे और माधव के रास्ते बदल गए और फिर कई साल तक मुलाकात नहीं हुई। बस यही थी मेरी कहानी। रिमांड होम से छूटने के बाद नीरज का कोई आता पता? नीरज के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। बस यूं समझ लो कि वो एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, या किसे पता वो शायद मर चुका हो। क्या सूरज ने कभी नीरज से मिलने की कोशिश नहीं की? सूरज जैसे खुदगर्ज इंसान से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारना चाहता था और शायद इसीलिए अपने छोटे भाई से मिलने कभी नहीं आया। सुना है आजकल उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो अपने छोटे भाई को मुसीबत में छोड़ गया और कभी मुड़कर भी नहीं देखा, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। सब उसके कर्मों का फल है। लो जी आ गया गवर्नमेंट स्कूल। लो जी आ गया गवर्नमेंट स्कूल। उसने पुलिस जीप का दरवाजा खोला, अपना सामान बाहर निकाला और चल पड़ा। पुलिस को मेरे अतीत के बारे में पता चला। तब उन्हें यकीन हो गया कि नेहा, रितिका और माधव का कातिल मैं ही था। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने कांस्टेबल शिंदे से कहा, हालात इंसान को न जाने क्या क्या करने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे लगता है हमें मुंबई लौटकर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश माथुर से बात करना पड़ेगा। सर मैं तो कहता हूँ सूरज कदम को सीधा गिरफ्तार करते। पुलिस का डंडा पड़ेगा ना तो अपने आप कन्फेशन देगा। नहीं शिंदे, ये काम तो मैं बहुत पहले कर सकता था। मैं चाहता हूं सूरज खुद हार मानकर अपने मुंह से सब सच बताए। जो चाल चौके पंजे से जीता जा सकता है, उसके लिए भला हुक्म का इक्का कौन निकाले। हम सूरज को पकड़ेंगे मगर हीरो की स्टाइल। केस लगभग सॉल्व हो चुका था। पुलिस का सतारा आने का प्लान कामयाब साबित हुआ। कई सारे सवालों के जवाब अब इंस्पेक्टर शुभ्रत को मिल चुके थे। इंतजार था तो बस सही समय का। इंस्पेक्टर शुभ्रत और कांस्टेबल शिंदे मुंबई के लिए रवाना हुए। केस एक नाजुक मोड़ पर आकर रुका था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही कांस्टेबल कामले ने माधव का पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अलमारी से निकालकर इंस्पेक्टर शुभ्रत के टेबल पर रख दिया। सर ये रहे माधव के रिपोर्ट्स। इंस्पेक्टर शुभ्रत ध्यान से रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। माधव के रिपोर्ट ने इंस्पेक्टर को चौंका दिया। What the hell? तुम्हारा खेल खत्म सूरज कदम। एक्टिंग का बहुत शौक है ना तुमको। अब बहुत हो गई एक्टिंग। कामरे, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर अविनाश माथुर से मिलना होगा। लागा तैयारी ला। आज शनिवार, ऑफिस को छुट्टी थी। काफी दिनों से मैंने सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर नहीं डाले थे। आज बस यही प्लान था। 2-3 रील्स बनाकर डालो, लाइक्स और कमेंट्स देखते रहो। अंजलि कमरे में हमेशा की तरह आराम कर रही थी। मैं रील्स बनाने लगा। न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मुझे आज देख रहा है। आज माँ की बरसी भी थी। पल भर के लिए माँ की याद आई। आंसू पोंछकर मैंने अपना काम शुरू किया। तभी दरवाजे पर कुछ आवाज आई। कोई था वहां। मैंने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा।
मुझे किसी के भागने की आवाज आई। मैं दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाजा खोला, एक लड़के को टेरेस की तरफ दौड़ते देखा। उसका पीछा करते हुए मैं टेरेस पर पहुंचा। मैंने पूरे टेरेस पर नजर घुमाया। टेरेस के दूसरी छोर पर वाटर टैंक की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ वो नजर आया। मैं वाटर टैंक की तरफ दौड़ा। वो वाटर टैंक पर चढ़ गया, साथ साथ मैं भी वाटर टैंक पर चढ़ गया। अब भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। हम दोनों 10 मंजिली बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े थे। जैसे ही मैं उसका कॉलर पकड़ने के लिए उस पर झपटा, वो झुक गया। मैंने अपना बैलेंस खोया। मैं नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने एक हाथ से टेरेस के किनारे को कस के पकड़ा। नीचे देखा तो मैंने अपने आप को ग्राउंड फ्लोर से लगभग 150 से 200 फीट ऊपर लटकते पाया। मेरे सामने मौत तांडव कर रहा था। वो लड़का वहां से भागने के लिए तैयार था, पर पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने मुझे खींचकर ऊपर लिया। मैं मरते मरते बचा। मेरी सांस फूल चुकी थी। लंबी सांस लेते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, मेरे घर में चोर की तरह झांक रहे थे, फिर मुझे भगाया, मौत के मुंह में धकेला और फिर मुझे बचाया। आखिर तुम हो कौन भाई? मेरी आंखों में देखते हुए वो बोला, रावणों की दुनिया में एक राम था। वो हमेशा परेशान था। जब भी वो रोया, कोई था जो रात रात नहीं सोया। जब भी उसका दिल दुखता, कोई था जिसे कांच की तरह चुभता। कुछ समझ आया वो कौन था? Eight. साथ रहोगे, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं भैया, बहुत देर हो चुकी है, हमारे रास्ते बदल चुके हैं। वो तो मैं माँ को दिया वादा निभाना चाहता था। रिमांड होम से निकलने के बाद मैंने तुम पर हमेशा नजर रखा। जब मैंने देखा कि तुम अपनी जिंदगी में इतना परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। नेहा, रितिका और माधव का खून मैंने ही किया है। मैंने ही अपने हाथों से इन तीनों को मारा है। क्या क्या तुमने सचमुच तीनों का खून किया है? पर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं ही वो खूनी हूँ। पुलिस यहाँ मेरे पीछे पड़ी है। उन्हें लगता है कि नेहा और रितिका का खून मैंने किया है। तुम यहाँ से चले जाओ। पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। एक बार मेरे गुनाहों की सजा तो तुम भुगत चुके हो। मैं नहीं चाहता एक बार फिर तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो। तभी इंस्पेक्टर शुभ्रत सूरज के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े इंस्पेक्टर शुभ्रत ताली बजाते हुए बोले, वाह वाह वाह, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है सूरज कदम। अगर तुम दोनों भाइयों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो क्या तुम हमारे साथ चलने की तकलीफ उठा सकते हो? क्या थाने? पर मैंने तो कोई खून नहीं किया। तुम मेरे सब कुछ क्यों नहीं बताते थे नीरज कि ये सब तुमने किया है? अब ड्रामा करके कोई फायदा नहीं है सूरज। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हमें तो तुम पर पहले से ही शक था। नेहा के साथ तुम्हारी दुश्मनी, क्लिनिक से पेनड्राइव का मिलना और डॉक्टर अविनाश माथुर ने दी हुई तुम्हारी मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट, इतने सबूत काफी हैं तुम्हें अंदर करने के लिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो भैया को। उन्होंने ही किए हैं सारे खून। ये तुम क्या कह रहे हो नीरज? अभी तो तुमने अपने मुंह से अपना जुर्म इकबाल किया है और अभी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इतने जल्दी तुम कैसे पलट सकते हो नीरज? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो सूरज। शिंदे, बेटे ठोका हेला। कांस्टेबल शिंदे सूरज को हथकड़ी पहना ही रहे थे कि तभी एक आवाज आई, ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। मुड़कर देखा तो मेरी बीवी अंजलि थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। अंजलि होश में आ चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने अंजलि को गले लगाया और कहा, अंजलि तुम ठीक हो गई? कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। मैं भी कितना बदनसीब हूँ। आज तुम ठीक हो गई और आज पुलिस तुम्हारे सूरज को गिरफ्तार करने आई है। नीरज के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। क्या नीरज अब ढोंग कर रहा था? पर क्यों? मैं सोच में पड़ गया। फिर अंजलि मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है सूरज। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने कोई खून नहीं किया। वो बेकसूर है। नेहा, रितिका, माधव, तीनों का खून इसी राक्षस ने किया है। मैंने अपने कानों से सुना है। इसने अभी अभी मेरे सामने अपने मुंह से गुनाह कबूल किया है। ये रहा सबूत। अंजलि ने मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई सारी बातें इंस्पेक्टर शुभ्रत को सुनाई। वेल डन मिसेस अंजलि कदम। तुम्हारी मदद की वजह से हम असली गुनहगार तक पहुंच पाए। मतलब कि अंजलि तुम? जी हाँ सूरज, अंजलि ठीक हो चुकी है। डॉक्टर आशा माथुर ने हमें बताया कि अंजलि ट्रीटमेंट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने लगी और ऐसी हालत में अंजलि कभी भी ठीक हो सकती थी। एक दिन हम तुम्हारे घर पर सिस्टर मारिया से पूछताछ करने आए। इत्तेफाक से अंजलि उसी समय होश में आई। अब इसे तुम कुदरत का करिश्मा समझो या ऊपर वाले की दुआ। फिर क्या था, हमने अंजलि को सब कुछ बता दिया और एक प्लान बनाया असली कातिल तक पहुंचने के लिए। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अफसोस तुम्हें हमारी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। एंड थैंक यू सो मच अंजलि। अगर तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद आज इस कमीने की जगह सूरज जेल जाता। नीरज की कॉलर को कस के पकड़ते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत बोले, और तुम अब बताते हो या दूं दो चार घुसे? बचपन की वो यादें जो मैं हमेशा भुलाने की कोशिश करता रहा, फिर एक बार नीरज की वजह से सामने आ गई। बचपन में भाई ने किए अपराध का इल्जाम अपने सर पर लेकर मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी उजाड़ दी। मुझे रिमांड होम की सजा मिली। बावजूद इसके भाई कभी मिलने नहीं आए। इस उम्मीद में कि भाई एक ना एक दिन जरूर मिलने आएंगे, मैंने 10 साल तक उनका इंतजार किया। सजा खत्म करके जब मैं बाहर निकला तो जालिम दुनिया ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। पेट भरने के लिए मुझे मजबूरन गलत रास्ता अपनाना पड़ा। मेरे अंदर बदले की आग सुलग रही थी
जीने का एक ही मकसद बचा था, भाई को ढूंढकर उसे बर्बाद करना। और अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने 3 मासूम लोगों की हत्या की। कांस्टेबल शिंदे नीरज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लगे। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही नेहा, रितिका और माधव का खून किया। मैंने बड़ी मुश्किल से भाई का पता ढूंढ निकाला, उस पर कड़ी नजर रखने लगा, कभी पीछा करके तो कभी डिलीवरी बॉय या प्लम्बर बनके। मुझे पता चला कि भैया अपने बॉस नेहा से परेशान थे। जब नेहा के बर्थडे वाले दिन भैया का अप्रेजल को लेकर उनसे झगड़ा हुआ, मैंने मौके का फायदा उठाकर नेहा को मारने का प्लान बनाया। सोचा कि भैया और नेहा की आपसी रंजिश की वजह से सभी भैया पर ही शक करेंगे। भाई के ऑफिस जाकर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती की और ड्यूटी के बाद उसे शराब पिलाकर नेहा के घर का एड्रेस पता किया। फिर मैंने पेन ड्राइव को गिफ्ट रैप किया और एक कुरियर बॉय को कुछ पैसे देकर नेहा के दरवाजे के सामने पार्सल रख दिया। पर पेन ड्राइव क्यों? कोई खास वजह? क्योंकि भाई हमेशा पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते थे। मैंने सोचा कि पुलिस सीधा उन पर शक करेगी। फिर आगे क्या हुआ? फिर मैं नेहा के घर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो घर आई, मैंने मेन लाइन से पूरी सोसाइटी का पावर कट कर दिया। इलेक्ट्रिशियन बनकर मैं कॉलोनी से अंदर चला गया। डुप्लीकेट चाबी की मदद से मैं उसके घर में घुस गया। जैसे ही नेहा ने पार्सल खोलकर पेनड्राइव में अपने नाम का फोल्डर देखा, वो डर गई। मेरा काम और भी आसान हो गया। जितना सोचा उससे कई ज्यादा कमजोर दिल निकली नेहा। 28 टुकड़े किए मैंने उसके और फ्रिज में रख दिया। और सर काटकर फैन से लटका। प्लान तो काफी इंटरेस्टिंग था। पूरा फूल प्रूफ प्लान बनाया था तुमने सूरज को जेल भेजने का। पर अफसोस, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही समय पर ठीक हो गई, वरना तुम तो मेरे पति को जेल भेजकर ही चैन की सांस लेते। बदले की आग में कोई अपने भाई को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका एक मिसाल नीरज ने दिया। पर शायद इसके पीछे की वजह भी भाई का भाई के लिए प्यार ही था। अगर मैं नीरज से मिलने रिमांड होम जाता तो शायद नीरज आज कुछ और होता। नेहा के बाद रितिका के मर्डर केस का खुलासा करते हुए इंस्पेक्टर शुभ्रत से नीरज ने पूछा, और रितिका, उसे क्यों मारा तुमने? बड़ी बदतमीज थी वो। रोड पर हुए एक छोटी सी बात का उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। भाई की बहुत बेइज्जती की। आखिर किया क्या था भाई ने? बस थोड़ा कीचड़ ही तो उड़ाया था, वो भी गलती से। अपॉइंटमेंट के बहाने भैया का पीछा करते हुए जब मैं क्लिनिक पहुंचा, तब रिसेप्शनिस्ट को देखकर मेरा माथा ठनका। वही लड़की थी जिसने थोड़ी देर पहले भैया को खरी खोटी सुनाई। जब रिसेप्शनिस्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल होने की बात भाई को बता रही थी, मैं भाई के पीछे खड़े सब सुन रहा था। बातों बातों में मैंने उसका नाम सुन लिया। भाई ने जैसे ही भाभी के रिपोर्ट्स पेन ड्राइव में सेव करके रिसेप्शनिस्ट को दिया, मैंने रितिका को मारने का एक बढ़िया प्लान बनाया। मैं वहां से निकल गया। मौत के उस पेन ड्राइव में मैंने रितिका नाम का एक नया फोल्डर बनाया। शाम को फिर क्लिनिक आया। रितिका रिसेप्शन डेस्क पर नहीं थी। मैंने पेन ड्राइव बदल दिया। भाभी के रिपोर्ट्स वाली पेन ड्राइव की जगह मैंने वहां रख दी मौत की पेन ड्राइव। रितिका ने रिपोर्ट्स देखने के लिए जब पेन ड्राइव खोलकर देखा तो नेहा के लाश की डरावनी तस्वीरें देखकर वो डर गई और मैंने उसे भी नेहा की तरह तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया, इस बार एसिड से जलाकर। पर इस बार एक गलती कर दी तुमने। जल्दबाजी में तो मौत की पेनड्राइव वही भूलकर सूरज के रिपोर्ट्स वाली पेनड्राइव अपने साथ ले गए। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए, जिससे हमें यह पता चला कि दोनों खून का कातिल एक ही शख्स था। बदले की भावना ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि मेरे बचपन के दोस्त माधव को भी नहीं छोड़ा तुमने। बार खो दिया। कांस्टेबल शिंदे जैसे ही नीरज को हथकड़ी पहनाने लगे, नीरज ने कांस्टेबल शिंदे की बंदूक निकाली और मुझ पर तानी। खबरदार, कोई अपने जगह से हिला तो हो सके तो मुझे माफ करना भैया। नीरज मुझे दरवाजे तक ले गया, फिर मुझे धकेल कर बाहर से दरवाजा लॉक किया और बाइक पर सवार होकर भाग गया।
पुलिस दरवाजा तोड़कर बाहर आई, नीरज का पीछा करने लगी। शहर से बहुत दूर जाकर समंदर पर बंधे एक पुल पर वो रुक गया। नीरज पुल के किनारे वाले दीवार पर खड़ा हो गया। कुछ 700-800 मीटर दूर ही थी पुलिस नीरज से। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने माइक पर अनाउंस किया, रुक जाओ नीरज, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नीरज कहाँ मानने वाला था। इंस्पेक्टर शुभ्रत ने गोली चलाई। बंदूक की गोली को चकमा देते हुए नीरज समुद्र में कूद गया। हम जीप से नीचे उतरे और पुल से नीचे देखा। दूर दूर तक हमें नीरज कहीं दिखाई नहीं दिया। देखते ही देखते नीरज हमारी आंखों से ओझल हो गया।